नमस्कार मित्रों, वासुदेव कुटुंबकम। आज हमारे मुख्य अतिथि विकास तोंगड़ जी हैं। ये हमारे मित्र और साथ ही साथ समाज सेवी हैं। आज खेड़ी बनोता गांव में आने का अवसर मिला, तो भाई को नमस्कार, आपका स्वागत है सकारात्मक विकसित भारत प्रोग्राम में। तो आप हमारे दर्शकों को एक सामान्य परिचय दीजिए। बिल्कुल दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इस मुहिम में, जो कि आप सकारात्मक विकसित भारत अभियान चला रहे हैं, जिसमें आपका लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में लोगों को किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से संविधान के प्रति जागरूक किया जाए, उस मुहिम में आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और फिर उसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी कि मेरा गाँव खेड़ी बनोता है और मेरा नाम विकास तोंगड़ है जी। मैं एक एमएनसी कंपनी में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ जी। उसी के साथ साथ मैं जो सामाजिक हित में किसी भी तरीके का कोई काम होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी एक ड्यूटी से अलग, जो एक मेरी नैतिक ड्यूटी है, जो मेरी जीविका की ड्यूटी है, उससे भी अलग एक समय ऐसा दिया जाए जहाँ से हम अपने समाज को आगे की तरफ बढ़ा सके। तो ऐसी मेरी सोच है कि मैं एक समाज सेवी के तौर पर कहीं भी किसी को कैसी भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर खड़ा होता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपकी शैक्षणिक क्या क्या? बिल्कुल, आपने सही पूछा कि मेरी शिक्षा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा है वो 4 टाइम एमए मैंने कर रखी है, जो कि फिलॉसफी जी, दर्शन शास्त्र जी, राजनीति शास्त्र जी, समाज शास्त्र जी और शिक्षा शास्त्र। 4 बार मेरी एमए क्लियर है जी। उसके साथ में मैं एलएलबी भी मेरी कंप्लीट है जी। और फिलहाल वर्तमान में मेरी प्राइवेट सेक्शन से प्राइवेट शिक्षा चल रही है जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी अभी तक जो भी मेरी अपनी उम्र है उसमें मैं निरंतरण 28-30 साल से नियंत्रण हूँ और बराबर मैं उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। आपके विषय भी बहुत ही गंभीर विषय हैं जी। जैसा कि आपने बताया दर्शन, आपने बताया इतिहास जी। तो तोंगड़ जी, आपके व्यक्तित्व में भी जब हम इतनी डिग्रियां लेते हैं, जब उनका अध्ययन पठन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व में वो चीजें आती हैं। बिल्कुल, आपने दिनेश भाई बहुत अच्छा ये सवाल उठाया कि मतलब इतनी जो शिक्षा ग्रहण करी है इसमें व्यक्तित्व में क्या क्या चेंजिंग्स आती है जी। तो मैं कहीं ना कहीं बताऊं आपको कि शुरुआत में जब मैंने समाजशास्त्र से एमए की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे समाज के बारे में ज्ञान हुआ जी कि असल में समाज होता क्या है जी, और समाज के बीच में लोग रहते कैसे हैं जी, और परिवार क्या होता है जी, और परिवार के बीच में भी लोगों का समन्वय कैसे बना रहता है। उस सारी चीजें मैंने जब मैं एमए में पहुंचा और मैंने ये विषय सेलेक्ट किया और पढ़ा, तो मैंने देखा कि समाज हमारे जीवन की सबसे पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है जी। अगर किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले समाज का ज्ञान हो जाए तो वो उसका पहला जीवन का पहला पार्ट हो गया, जो कंप्लीट हो गया जी, जिससे उसके आने वाले समय में पूरी चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले समाज का ज्ञान होना जरूरी है। आज दिक्कतें यहाँ आ रही है कि हमें समाज में किस तरीके से परिवेश में रहना है उसको हम नहीं सीख पा रहे जी। उसके लिए आपको समाज में किस तरीके से रहना उस पर आपको सीखना पड़ेगा। जो मैंने एमए के बाद में पढ़ने के बाद में ये चीज महसूस करी कि हमें व्यवहारिक कैसे रहना चाहिए जी। फिर मैंने देखा कि उसके बाद में हमारी दूसरी सीढ़ी और आती है। जो दूसरी सीढ़ी आती है कि हमारा देश किस तरीके से चल रहा है। हमारा देश लोकतंत्र जी के आधार पर चल रहा है जी, जिसे हम कहते हैं कि सामान्य तौर पर कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत समाज के बाद किस चीज की है, तो वो राजनीति है जी। लोकतंत्र जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन चीजों से चलता है। ये संविधान में निर्मित है। सब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक ऐसी दस्तावेज, ऐसा स्वप्न दे रखा है लोकतंत्र वाला, जो मैंने देखा। तो हमें क्या है कि सबसे पहले समाज का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में हमें राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। किस तरीके से हमारे प्रतिनिधित्व तैयार होते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ से योजनाएं बनती है, किस तरीके से लोकसभा चलती है, किस तरीके से राज्यसभा चलती है, कैसे हमारे देश का बजट पास होता है,
किस किस तरीके से हमारे कानून पास होते, ये सब राजनीतिक पहलू है जी जिसमें हम बंधे हुए हैं और जिसके साथ में हमारा ये पूरा देश चल भी रहा है। जी तो मैंने देखा कि एमए सेकंड मैंने जब करी तो मैंने सोचा कि राजनीति में थोड़ा सा सीखना चाहिए। जी तो मुझे इन चीजों के बारे में पता चले कि लोकतंत्र से हमारा देश चलता है, जी तो बड़ा अच्छा लगा। जी उसके बाद में तीसरा पहलू आता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि भाई तीसरा पहलू क्या है। जी तीसरा पहलू आता है शिक्षा। शिक्षा। आप समाज के बारे में समझ गए, अच्छी बात है। आप राजनीति के बारे में आपको नॉलेज होगी कि हमारा असली उद्देश्य क्या है इस देश में, लोकतंत्र से हम कैसे जुड़े। उसके बाद आता है कि व्यक्ति का समन्वय, जी वो सही और गलत की कैसे परख करें, राजनीति में रह के समाज में रह के क्या अच्छा कर सकता है क्या बुरा कर सकता है, वो सब चीजें सिखाती है हमें शिक्षा। शिक्षा। जितना हमारा पठन, जितना हमारा पढ़ने का अभ्यास अधिक होगा, जितने हमारे पास शब्दकोश अधिक होंगे, जितनी हमने किताबें पढ़ी होंगी, वो हमारे अंदर ज्ञान अर्जित कराती रहेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब शिक्षा शास्त्र से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी स्थिति यही होती है कि जब हमें अपने जीवन के बारे में समझना तो सबसे पहले शिक्षा। तो मैंने तीसरा जो एमए इस तरीके से की। फिर समझ आया कि नहीं, समाज में एक पहलू और है जी, वो पहलू है कि आपको अपनी आजीविका की दिक्कत आती है जी। जब हम एक समाज के बीच में रहते हैं, तो राजनीति में रहते हैं, चाहे समाज में रहते हैं, शिक्षा भी आपने ग्रहण कर ली हो, तो हम थोड़ा फाइनेंशियल अपने मुद्दों पर आते हैं जी कि भाई मैं अपने जीवन को किस तरीके से चलाऊं। तो उसके लिए हमें सेटअप होना होता है और हमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में थोड़ा पढ़ना होता है जी। हालांकि अर्थशास्त्र से मैंने बीए कंप्लीट की थी, तो मैंने शुरुआत में इसकी नॉलेज ले ली थी जी, आजीविका को चलाने वाले जी। तो उसको पढ़ने के साथ साथ में मैंने देखा कि भाई एमए मेरी क्लियर हो चुकी है, तो ना अब तुम कहीं जॉब की तलाश करो ताकि मेरा जीवन इसी तरीके से चलता रहे। तो मैंने एक जगह आईटीआई में, गवर्नमेंट की आईटीआई से मैंने आईटीआई कंप्लीट की। उसके बाद में मेरा एक एमएनसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो मेरे सामने एक चुनौती दूर हो गई कि मेरी आजीविका वाले कि भाई ये जरिया कहाँ से हम तैयार करें कि इस तरीके से कि मैं जीवन में ऐसी ही समाज सेवा करता रहूं और लोगों के बीच भी समर्पित रहूं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को सेटअप करना पड़ेगा। तो मेरे ये एक मतलब माइंड से चीजें दूर हो गई कि कोई ऐसी अब परेशानी नहीं मुझे कि भाई मैं अपनी आजीविका को कैसे चलाऊं जी। उसके साथ मैंने देखा कि सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एक आर्ट साइड बनाई थी, आर्ट साइड। एक साइंसिस्ट मतलब एक तरफ डॉक्टर बनते हैं और एक तरफ आर्ट, हम जैसे समाज सेवी बनते हैं। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन सब्जेक्ट चुनौनित करें, जैसे आप लगा लो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र जी, यहाँ तक कि आप लगाओ दर्शन शास्त्र जी। तो निश्चित तौर पर जब हम इन चीजों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें पता लगती है कि जीवन क्या है जी। जब मैंने देखा कि मैंने 3 से 4 बार एमए की पढ़ाई कर ली और इस तरीके से पढ़ लिया, तो मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब हमें समझना अपना जीवन, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो हमें दर्शन शास्त्र, प्रेम ज्ञान जी जो हमें सिखाता है, वो दर्शन शास्त्र फिलॉसफी सिखाती है जी कि हमारा जीवन किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए हम इस जीवन में आए हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या हमारे अपने कर्तव्य हैं, किस तरीके से आपको आत्माओं का ज्ञान होगा, मतलब आत्मिक ज्ञान जिसे कहते हैं कि आपको सही और गलत का कैसा ज्ञान होगा, हमारे असल में कैसे कैसे फर्ज होने चाहिए कि हम इस तरीके की शिक्षा ग्रहण करें। तो मेरा ये था कि शिक्षा के माध्यम से मैंने अपने जीवन को सीखा है कि किस तरीके से हमने आगे की तरफ ये जीवन चलाना है और कैसा आत्मसंतोष पाना है। तो ये एक शिक्षा का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास भाई। जैसा कि आपके व्यक्तित्व में भी ये झलक रहा है कि आपने शुरुआती पॉडकास्ट में एक बात मेंशन करी थी कि हमारा जीवन जीने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमारा कुछ समाज के प्रति भी दायित्व है। तो उसको आप लेकर चल रहे हैं, किस कारण? क्योंकि आपने उस अध्ययन को, उस पठन को अपने आप में समावेशित किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हमने कुछ चीजें ऐसी क्लियर हो गई हमारी कि मान कर चलो जैसे मेरी खुद की जीवन की जरूरत है वो मैंने पूरी कर ली, शिक्षा प्राप्त करने की बात है वो भी शिक्षा भी पूरी कर ली। अब बात ये आती है कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं, हमारा नैतिक फर्ज क्या है, मानवता क्या है। असल में ये निश्चित है कि अगर एक व्यक्ति को जंगल में छोड़ा जाए तो वो अकेला व्यक्ति वहां नहीं रह सकता, क्योंकि मानव मानव से समाज बना है और मानव से ही मानव का जीवन बना है जी। हमें
मानवता के तौर पे एक दूसरे के प्रति कैसे सहानुभूति बन सकती है, कैसे ये चीजें हो सकती है, इसके प्रति हमें सजग होना जरूरी हो। विकास होना भाई, भी चाहिए। जैसे कि आज देखा जाए कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, आप बहुत गंभीर इंसान हैं, पर आज के समय में देखा जाए लोग व्हाट्सएप वाला ज्ञान जी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय किताबी ज्ञानों के, बिल्कुल बिल्कुल। बजाय उन लेखकों की जो जिन्होंने अपनी किताबों में इतना महत्वपूर्ण भारत का ज्ञान लिखा है, आने वाली उस समय की तत्काल समस्याओं के बारे में लिखा है, उसका क्या समाधान हो सकता है, बजाय लोग उन से हटते हुए सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ज्ञान आता है, जी। चलता फिरता ज्ञान, जी। और उसमें यहाँ तक कि कितना सच कितना झूठ ये तक भी नहीं पता रहता है। तो आप इस बारे में क्या आपने समाज ये को दे बहुत पाएंगे? अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि मैं जहां तक देखता हूँ अपना टाइम की मैं कम से कम 8 से 10 घंटे तो एक अपनी ड्यूटी में देता हूँ, अपनी नौकरी में देता हूँ। उसके बाद मुझे वक्त मिलता है 1 से 2 घंटे, उसमें मैं अपनी स्टडी करता हूँ। और मुश्किल ही सिर्फ ये अवेयरनेस रखने के लिए कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं मुश्किल ही अपना टाइम आध घंटा या 30 मिनट या 20 मिनट मुश्किल देता हूँ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे। जी। इसके साथ साथ ये एक और समस्या आ रही है कि किताबी ज्ञान में और व्हाट्सएप ज्ञान में मैंने एक चीज देखी है कि जो हम किताबों से पढ़ते हैं वो हम व्हाट्सएप से नहीं सीख पाते, हम सोशल मीडिया से नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हम केंद्रित नहीं रह पाते। आज का जो रील का दौर है जी। एक टाइम पर हम आध्यात्मिक देख रहे हैं तो एक टाइम पर हम खेल जगत देख रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है, जो मेमोरी है, जो हम माइंड से देख रहे हैं जिस चीज को, वो सेव नहीं कर पा रहे, वो जितनी जल्दी आ रही है उतनी जल्दी स्लिप भी हो जा रही है, स्लिप भी हो जा रही है, वो डिलीट हो जा रही है, क्योंकि हम इतनी तेजी के साथ में रील को पलट रहे हैं। व्यक्तित्व नहीं बन सकता है ऐसी पढ़ाई व्यक्तित्व में। नहीं बन सकता। हमारा पहले एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर केंद्रित होकर ये अध्ययन करना है। जी। जैसे एक प्रिपरेशन होता है परीक्षा देने का, जी। तो हम 1 साल तक उसका पूरा प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद में हमारा रिजल्ट आता है। जी। वो रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि हम उस पर केंद्रित होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत इसी अच्छे। तरीके से सोशल मीडिया का क्या हो रहा है जी। कि आजकल के युवा, आजकल के बच्चे सिर्फ उस चीज पर केंद्रित हो रहे जिससे वाकई में वो कुछ सीख नहीं पा रहे। जी। हालांकि मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया का खंडन नहीं कर रहा, बिल्कुल। मैंने देखा है कि मेरी सोशल मीडिया में वो चीजें आती है जो मेरे माइंड से केंद्रित है। जी। उससे अलग मैं कहीं भी फिजूल खर्च नहीं करता टाइम को। हम वहां ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं जहां आपको एक व्यक्ति तलक नहीं जान रहा और आप उसके इतने बड़े, मतलब इतने बड़े उसके जो हमदर्द और इतने बड़े फैन फॉलोइंग बन रहे हो कि मतलब आप अपना समय जाया कर रहे हो। जी। जबकि वो आपके जीवन का कोई ऐसा मकसद नहीं है या ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे आप कुछ सीख पा रहे हो। जी। ठीक है, टाइम पासिंग के लिए आपके पास वक्त है, थोड़ा बहुत कर सकते हो। आज भी मैं, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर उठाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर मेरे सामने कोई बुक्स है तो बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा अपने आपे को दूर रखता हूँ। जी। तो ये मेरा कहना है कि सोशल मीडिया का अपना अपना नजरिया, कौन किस तरीके से चलाता है। जी। तो ये मेरा कहना था। विकास भाई, समाज सेवी हैं आप, इस दौर को हम लेके चलें तो आप ये बताने का प्रयास करिए कि इसकी शुरुआत आपके अंदर, ललक जो है आपके अंदर जी। कैसे आई? देखो, आज आप इस स्थान पे बैठे हो, गांव जी। खेड़ी भड़ौता में हमारे निवास स्थान है, जो कि हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें दिया गया है। सही बात तो बताऊं कि मेरा जो जन्म है वो एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हमारे दादाजी पुराने टाइम पे, अपने टाइम पे भी एक संस्था के प्रबंधक हुआ करते जी। थे। वो ऐसे दौर पे ऐसी संस्था उन्होंने खड़ी करी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। उनके एक अपने ग्रुप ने, उनके जो अपने पुराने साथी थे, जी। उन्होंने चंदा उगा कर गांवों से एक संस्था खड़ी करी है गांव खेड़ी जी। भड़ौता में। और उनके हम वंशज, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके हम पोते रहे, उनके हम बच्चे रहे। ऐसे हमें जो बुजुर्ग मिले उनसे हमें ज्यादा प्रेरणा मिली। जी। तो मेरा जहां तक मानना है कि मुझे परिवार से सबसे पहले प्रेरणा मिली। जी। उसके साथ साथ में जो प्रेरणा मिली वो मुझे मिली कॉलेज से। जी। जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था, वो ग्रेजुएशन की जब तैयारी कर रहा था, तो जी। मैंने एक कैंप किया, एनएसएस कैंप बोलते हैं उसे, राष्ट्रीय समाज सेवा। जी। तो वहां पर हमने 7 दिन का शिविर किया। तो उसमें मुझे ये समाज सेवा का ज्यादा जुनून चढ़ा। जी। और उस तरीके से वहां से शुरुआत होते होते आज मुझे 15 साल हो गए। जी। निरंतर उसी सेवा में हूँ। जब जी। वक्त मिलता है पूरी तरीके से करता हूँ। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ एक चीज और है कि मैंने पर्टिकुलर फील्ड पे जी। समाज में काम नहीं किया। जी। पर्टिकुलर फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई शिक्षाविद पे काम करता है, कोई पर्यावरणविद पे काम करता है, कोई जी। तालाब पे पर्टिकुलर काम करता है।
मेरा मानना यह है कि अगर आपको वाकई में सारे विषयों पर नॉलेज हो तो आप पर्टिकुलर मत रुको किसी चीज पर, अलग अलग उसके एजेंडा होने चाहिए जी। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे स्वास्थ्य नॉलेज है, मैं स्वास्थ्य पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य पे भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य में वाकई में बहुत पीछे हैं, जिनके इलाज नहीं हो पा रहे, जिनको ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। जी। हम स्वास्थ्य पे काम कर सकते हैं जी। उसके साथ हम शिक्षा पे भी काम कर सकते हैं, अगर जी। हमारी क्षमता अपनी है तो हम जी। शिक्षा पे भी काम कर सकते हैं। जी। उसके साथ मैंने देखा है कि हम समाज में जागरूकता का, पर्यावरण का भी काम कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपको हकीकत में ज्यादा तजुर्बा हो जाए तो आप इस लालच स्वरूप एक चीज पे मत रुको कि लोग मुझे वकील साहब कहने लगे, लोग मुझे पर्यावरणविद कहने लगे, लोग मुझे शिक्षाविद कहने लगे। बहुत अच्छे। आप सिर्फ एक समाज सेवी के तौर पर हर फील्ड में मदद करने वाले व्यक्ति बनो। बहुत अच्छे। ताकि हर फील्ड की जरूरत को पूरा किया जा सके। अगर हमने एक फील्ड को चुन लिया तो दूसरा फील्ड कौन देखेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जो भी आपने समाज के लिए कार्य किए हैं, अलग अलग आयामों को छूता हुआ आपको चलना है या आप चले हैं, तो एक एक उदाहरण के तौर पर जैसे स्वास्थ्य के तौर पर आपने क्या करा है, पर्यावरण के तौर पर आपने क्या प्रयास किए हैं। ये मेरा 2020 में एक मेरा ऐसा माइंड सेट हुआ जी कि भाई मुझे समाज में जो जो चीजों की जरूरत है इस समाज में समाज हित के लिए जी क्यों ना मुझे हर विषय पे काम किया जाए। जी। तो मैंने सबसे पहले पर्यावरण के क्षेत्र को चुना। उसमें मैंने एक मिशन की तैयारी करी अपने साथियों के साथ में, हमारी अपनी टीम थी, हमारे मित्र विक्रांत तोंगड़ जी, हम और काफी लोग थे जी। तो उसमें सबसे पहले हमने एक मुहिम चलाई कि वृक्षारोपण अभियान चलाया था जो सूरजपुर वेटलैंड से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक था जी। प्रत्येक किलोमीटर पे हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि 1 किलोमीटर पे एक पेड़। बहुत अच्छे। जब दूरी की बात आई तो शायद ही वो दूरी 86 या 80 किलोमीटर समथिंग यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर बैठता है, तो हमने सोचा शायद ही 80 या 85 पेड़ लगेंगे, लेकिन उस दौर में हमने कम से कम 5 से 10 हजार पेड़ लगा चुके थे जी। उस कैंपेनिंग के माध्यम से। बहुत अच्छे। उसमें कम से कम हमने 800 से लेकर 1000 युवा अपने साथ जोड़े जी, जिनको हमने अवेयर किया, वो जागरूक भी हो और उनको जहां जहां उन्होंने टाइम दिया उनको हमने पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनको सर्टिफिकेट भी अपनी संस्था की तरफ से दिए। तो उस दौर में 2020 में हम उस माध्यम से चले और हमने पर्यावरण की एक अलग जगाई जी। और पेड़ों के प्रति इतना कुछ हुआ कि आज हम उस 5 और 10 हजार पेड़ों के माध्यम से कम लाख पेड़ लगा चुके हैं जी। उस मुहिम के माध्यम से शुरुआत वहां से की थी। आज हमारे मित्र विक्रांत तोंगड़ जी और हमने कम से कम 1 लाख से भी ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। बहुत अच्छे। और इतनी जागरूकता आ चुकी है, पहला काम था ये पर्यावरण के क्षेत्र जी। विकास भाई थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करिए कि जो पेड़ लगाए गए हैं क्या उन पर नजर रखी गई थी या कितने पेड़ उनमें जीवित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैंने देखा है कि हमने ऐसी ऐसी जगह सेलेक्ट करी कि वहां पे वर्तमान में आप अगर छेजा, ये छेजा गांव है, छेजा गांव में प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय आपने देखा होगा, उसमें एक सरकारी नल है जी। उस नल के समीप आज हमने, आप मौके पे जाके देख सकते हैं कि वो कम से कम 1 मंजिल से भी ऊपर का पूर्ण रूप से कम 5 साल का पेड़ तैयार हो चुका है, विशालकाय रूप में पीपल का पेड़ है जी। जो हमारी मुहिम में एक पेड़ एक जगह लगाया जाता था, तो वो वहां आप कभी जाकर देख सकते हो कि वो पूरा वृक्ष बन चुका है। मित्रों बहुत अच्छे, विकास भाई न केवल पेड़ लगाते हैं बल्कि अपनी टीम के साथ पेड़ों को सुरक्षित रखने का भी कार्य करते हैं। ये पूरा का पूरा दायित्व लेते हैं और ये शिक्षा इन्हें संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में लिखी हुई बातें इन्होंने अपने जीवन में उतारी है। जैसा कि पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने की बात हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, ऐसा ही कुछ ध्यान रखते हुए हमारे विकास भाई ने न केवल आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देने का कार्य किया है बल्कि आने वाले भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होने की एक ललक जगाने का काम किया है, सकारात्मक विकसित भारत को एक पूर्ण रूप देने का कार्य किया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
बिल्कुल। इसके साथ में मैं और थोड़ा जी। बताना चाहता हूँ आपको कि इसके साथ में एक हमारा एक पेड़ तिलप्ता गोल चक्कर पर आप देख सकते हो, बकायदा जामुन का पेड़ है, वो पूर्ण तरीके से पूरा वृक्ष बन चुका है, वो मौके पे है। बहुत अच्छे। उस गोल चक्कर के अंदर एक जामुन का पेड़ सिर्फ वो हमारे माध्यम से लगाया हुआ है कि कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जाकर देख सकते हैं। जी। इस तरीके का है और हमारे पेड़ सुरक्षित भी रहे। अट्टा गांव है हापुड़ में, वहां पे हमने लगाए, बीच में एक दो जगह और लगाए। तो वो पेड़ आपने सुरक्षित जो पहल शुरू करी थी, बीच बीच में जाकर उन पेड़ों को देखना, उनका ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बच्चों को हम पालते हैं, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आने वाली पीढ़ी की, तो ऐसे ही आपके वो बच्चे हैं जी। यही हमारा जीवन है जी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये पर्यावरण की बात है। स्वास्थ्य के तौर पर जैसे स्वास्थ्य के तौर पर मैं बात बताऊं तो मैंने देखा कि जैसे सामाजिक, मैं एक समाज में थोड़ा समर्पित रहता हूं, तो मैंने देखा कि हमारी एक बेटी थी जिसका जन्म हुआ था 2020 में जी। तीसरे नंबर की बेटी थी। मेरे जी। 3 बेटी हैं जी। तो मैंने देखा तो हमारी जो खुद की वाइफ थी उसके लिए ब्लड जो था उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी जरूरत पड़ी जी। खून की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके अंदर यूनिट कम था ब्लड। जी। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे ब्लड मिलना ना के बराबर था। जी। मैंने कुछ जगह फोन किया, ये देखा कि फोन करने के बाद भी लोग तैयार नहीं थे ब्लड के लिए, अवेयर नहीं है। तो मैंने 2020 में ये निश्चय कर लिया था कि मैं 2021 में जो भी अब की बार में जो कैंपेनिंग करूंगा, जो मिशन चलाऊंगा, वो ब्लड पे चलाऊंगा। बहुत अच्छे। तो वहां से जब मैंने देखा तो बहुत से ऐसा ही लोग हैं जो महिलाएं थी जिनके लिए ब्लड वाकई में डिलीवरी के टाइम पे चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वहां के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह ब्लड डोनेट करूंगा कैंप का कि जहां महिलाओं को उनका सहयोग। बहुत अच्छे। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए काम हो, क्योंकि मेरे सामने जो स्थिति है वो औरों के साथ भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 2021 में फिर मैं स्वास्थ्य पे गया कि स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो उस दौरान मैंने 2021 में सभी लोगों के साथ में 150 यूनिट ब्लड डोनेट किया। बहुत अच्छे। और उसके साथ में कम से कम 20 से लेकर 25 लोगों की मदद भी की जी। एक दूसरे को ब्लड दिलवाने की, जहां जरूरत पड़ी। ऐसे ऐसे केस आए कि मतलब डिलीवरी होनी है और इतना इतना यूनिट, भाई 5 यूनिट ब्लड सिर्फ बचा है और हमें इस तरीके से जरूरत है। तो उससे मुझे 2-3 चीजों की हेल्प मिली। जब मैंने ब्लड दिलवाया तो मुझे एक तो अपने गांव के कम से कम 30, 40, 50 लोगों की ये पता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। जी। और ज्यादातर अब तक भी मेरे पास ये फोन आते हैं कि भाई हमें ब्लड की आवश्यकता है, अगर आप हो सके तो प्रोवाइड करें। तो मैं ज्यादातर कनेक्ट रहता हूं, तो कोशिश करते कि हम दिलवा देते हैं जी। और उसके साथ साथ में मैंने देखा कि वैसे मिशन तो चलाया था 2020, वो आसान था, वो एक पेड़ लगाने वाला आसान था, लेकिन ब्लड में हमने थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विकास भाई, वो आसान है नहीं जी। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन जी इस तौर को देख रहे हैं जी, तो उसमें इतनी चुनौतियां हैं हमारे सामने आने वाले समय में। जी, तो जी। आपने वो आसान नहीं है, वो भी बहुत बड़ा काम है। देखो मैं मानता हूं कि इन्वायरमेंट का क्षेत्र तो सबसे बड़ा है। अगर मान के चलो पर्यावरण में सब चीज सही है तो ना तो हमारा ब्लड कम होगा, ना हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि वो तो चलो व्यक्ति विशेष से हो सकती थी चीजें, लेकिन जो ब्लड वाला मामला था उसमें ये था कि किसी व्यक्ति को ये तैयार करना कि भाई आपका 4 यूनिट ब्लड चाहिए या 1 यूनिट ब्लड चाहिए और आप दे दो, तो उसको तैयार करने में मुझे बहुत परेशानियां हुई। लेकिन हमने कहीं ना कहीं फिर भी 150 लोगों को जागरूक किया और लोगों ने साथ भी दिया। जी। तो ये ब्लड का था। उसके बाद में फिर शिक्षा का मैंने शुरू किया 2024 में। 2023 में त्रिवेणी रोपण का एक अभियान शुरू किया था। उसमें हमने कुछ जगह पे 3 पेड़ लगाए, 1-2 जगह हमारे पेड़ हो भी रहे हैं वो। जी। उसके साथ में हर हाथ कलम। मेरा मानना ये भी था कि स्वास्थ्य का चलो ठीक है, ये कनेक्टिविटी हो गई, लोगों को जागरूक किया। इस फील्ड में भी थोड़े थोड़े ये है कि कहीं किसी को समस्या है तो हम उस पर निदान कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के मामले में अगर मान के चलो हमें कहीं जमीन मिल रही है या जगह मिल रही है तो हम वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। मैंने देखा कि अब ऐसा है, मतलब कुछ शिक्षा से अवंचित लोग थे, जी, क्यों ना शिक्षा पे काम किया जाए। तो मैंने मिशन 2024 हर हाथ कलम, उसमें मेरी एक प्रेरणा थी कि देश के अंदर जो भी बच्चा हो उसके हाथ में एक कलम हो। जी। ये मायने नहीं रखती कि कलम एक ऐसी चीज है कि जो हर हाथ में हो। तो हमारा जो देश है जिस पे आप बात कर रहे हैं, सकारात्मक विकसित भारत अभियान, जी, अगर हर हाथ में कलम होगी तो हमारा देश निश्चित ही 2050 तक पूर्ण रूप से विकसित होगा।
और ये कलम का ही शिक्षा से और अपनी जागरूकता से मतलब है। तो ऐसी ऐसी चीजें रही हैं बहुत जो बढ़िया। समय समय पर करता रहे हूँ। बहुत अच्छे। जी। तो इसके अलावा क्या चुनौतियां रही हैं, जैसा कि आपने ये सब सोचा और उसके साथ साथ आपने जागरूक करने का, और हर साल जहां तक मैं समझ पाया हूँ हर साल आपने एक टॉपिक लिया है पर्टिकुलर और उस पर काम करा है। जी। तो क्या क्या चुनौतियां सामने देखने को आई हैं, और ये चुनौतियां सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, ये आपके घर परिवार से लेकर जी। बाहर वाले पंक्ति में जो लोग खड़े हैं जी। वहां तक की क्या क्या चुनौतियां रही हैं आपके सामने? देखो चुनौतियों का ये लगाओ, क्योंकि विकास भाई कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, ना कि अपने घर में। गांधी तो पैदा हो, अंबेडकर तो पैदा हो, पर पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। चुनौतियों का ये बताएं कि मैं अगर बात करूं तो चुनौतियों की, कि मैं एक ऐसे परिवार से मेरा जन्म हुआ है जहां शुरुआत से ही मैंने चुनौतियों का फेस किया है जी। क्योंकि अगर मैंने देखा जाए तो हमारे जो पिताजी थे वो डेवो मोटर्स में काम करते थे, नौकरी थी उनकी। उन्होंने 2003 में बंद हो गई थी डेवो मोटर्स। उसके बाद में सारी नैतिक जिम्मेदारियां हमने ही निभाई पूरे तरीके से, और हमने शुरू से ही परिस्थितियां झेलने सीख गए हम। तो चुनौती तो ज्यादा नहीं कह सकता कि भाई हमारे लिए हार्डनेस थी, ये हमारी आदत सी बन गई। जो चीज आदत बन जाए वो चुनौती नहीं होती। बहुत अच्छे। तो मेरा मानना ये था कि आज इतना लंबा टाइम हो गया, कोई भी चुनौती मेरे लिए चुनौती नहीं नजर आई, लेकिन जज्बा बहुत था, तो वो एक आदत बन गई। क्योंकि मैंने देखा है कि ये सिर्फ बहाना होता है कि लोग समय नहीं निकाल पाते। जी। लोग असल में समय निकाल सकते हैं, उनकी अपनी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा। लोग कहते हैं कि भाई हम नौकरी करते हैं उसके बाद वक्त नहीं निकालते। ये मेरे सामने कहो, मैं उन्हें बता दूंगा वक्त कैसे निकाला जाता है। जी। लेकिन आपकी सोच नहीं है समाज के लिए कुछ करने की। ये सिर्फ एक बहाना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। जी। आज हम भी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ चलो मैं ये कहता हूँ कि आप 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट तो दे सकते हो। आप कुछ नहीं तो घर के बाहर जलहरी तो धर सकते हो, पशुओं को पानी तो पिला सकते हो, आप चुग्गो तो घेर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक किसी ऐसे व्यक्ति को खाना तो खिला सकते हो। चलो तन से नहीं कर सकते तो मन से कर दो, मन से नहीं कर सकते तो धन से कर दो, कुछ तो करो। लेकिन ये अपनी सोच होनी चाहिए कि समाज में हमें कैसे समाज को आगे लेके चलना है, और सच्चाई तो तक सीमित नहीं रहना। बहुत अच्छे। तो पर विकास भाई सच्चाई तो ये है कि गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, तमाम स्वतंत्रता सेनानी आगे नहीं आते तो आज हम आजाद हो जाते। बिल्कुल आपका सही जवाब है कि असल में जो बीच का फेस आया ना हमारा, जो आजादी के दौर का टाइम था, उस टाइम को देखते हुए और इस टाइम को देखते हुए हमारा एक जनरेशन गैप हो गया। जो आजादी वाले लोग थे वो अब हमारे बीच नहीं बचे, हमारे बुजुर्ग नहीं बचे, सारी चीजें नहीं बची। तो मैंने देखा है कि हमारा जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने जो चीजें देखी और जो हमारी जनरेशन तक हमको उन्होंने बता दी, वहां तक तो चीजें चले। उसके बाद में कोई ना भगत सिंह बनना चाह रहा, ना महात्मा गांधी बनना चाह रहा, ना उनके नियमों को अपनाना चाह रहा, उनके मूल्यों को अपने अंदर स्थापित ही नहीं करना चाह रहे हैं। आज तक युद्ध नीति है, आज तक कोई ऐसा योद्धा निकला है जो आज के टाइम में युद्ध कर सकता है? कोई ऐसा क्रांतिवीर है हमारे इस युग में? लोग बाग भूल गए अस्त्र शस्त्र उठाना। जी। क्रांति तो करने की बात क्या, उन्होंने अस्त्र और शस्त्रों की नहीं पता। तो इसका रीजन से एक हो गया कि हम अपने उस कल्चर को पीछे छोड़ आए। हमें दोबारा से उसी कल्चर पे आना पड़ेगा, उन्हीं पहलुओं पे आना पड़ेगा। महात्मा गांधी जैसी विकसित भारत अगर हमें बनना है तो स्वदेशी नीति को अपनाना पड़ेगा। आपकी तरह इस वेशभूषा पे आना पड़ेगा जो हमारा भारतीय कल्चर है। और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है सीखने की। नहीं, दक्षिण भारत में चले जाओ, पूरा आज दक्षिण भाइयों से सीख लो। बिल्कुल, वहां लुंगी पहनते हैं और नीचे निम्न से लेके उच्च तक तो परंपरा है। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, सबसे आगे। पर हम संस्कारों की बात आए, संस्कारों के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, विकास भाई की इन बातों से मुझे याद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा है, जिस समाज में आप पैदा होते हैं, जिस समाज में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और बड़े होकर उस समाज में कुछ त्रुटि, कुछ कमियां नजर आपको आती हैं, तो उस शिक्षा को आप उस त्रुटि को दूर करने के लिए नहीं लगाते हैं तो आप मृत घोषित हैं। यहाँ पर विकास भाई के माध्यम से मुझे विवेकानंद जी की बात वो लाइन याद आ रही है। भाई ने हर वर्ष
ना एक पर काम करते हुए हर वर्ष हर आयाम को, हर कमी को समाज की देखते हुए उस पर काम करने की प्रयास किया है। और ऐसा ही हम आने वाले भारत के युवाओं से निवेदन करेंगे, हम आने वाली पीढ़ी से निवेदन करेंगे कि आप भगत सिंह जी को मौखिक तौर पर याद न करिए, आप गांधी जी को, अंबेडकर साहब को मौखिक तौर पर या एक दिन सिर्फ पुष्प अर्पित करने से काम नहीं चलेगा। कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हमें अपने अंदर स्थापित मौखिक तौर पर नहीं करना होगा, बल्कि उनके मूल्यों को अपने अंदर लाना होगा। और वो मूल्य आपको देता है संविधान, वो मूल्य देता है वो उनके स्वप्न जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। एक दिन पुष्प अर्पित करने से काम नहीं चलेगा, उनको आपके अंदर 365 दिन उनको याद करना होगा, तब जाके हम विकास भाई जैसा व्यक्तित्व अपने अंदर ला सकेंगे। यही निवेदन है। तो विकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साथ ही साथ आप ये समझाने की कोशिश करिए कि आप आने वाले भारत को कैसा देखना चाहते हैं, कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आने वाले भारत में क्या योगदान करे, किस तरीके से आप विकसित भारत को होते हुए देखना चाहते हैं। देखो, विकसित भारत का सपना तभी कंप्लीट होगा जब हम अपने संविधान के जी मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। बहुत अच्छे। अगर हम विकास के क्षेत्र में आगे हैं और मौलिक कर्तव्यों में पीछे हैं तो हमारा ना तो ये विकास है और ना हम विकसित है। बिल्कुल, हमारा ये विखंडन है एक तरीके जी। का, क्योंकि ऐसी कामयाबी या ऐसा विकास हमारे लिए बिल्कुल समाप्ति के दौर पे है। क्योंकि जब हम अपनी सभ्यताएं, अपने मौलिक कर्तव्य, अपने फर्ज, अपने देश के प्रति प्रेम भावना, राष्ट्र प्रेम, लोगों के प्रति भावनाएं, इस तरीके की चीजों से दूर हो जाएं और हम विकसित हो जाए तो उसका भी कोई मायने नहीं रखता। जी। मेरा कहना यह है कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर बड़े अच्छे से बताया है कि आप अपने मौलिक कर्तव्य पूरे करते रहो देश के प्रति। जी। जैसे कि मौलिक कर्तव्य मैं आपको बता देता हूँ, जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। जी। स्वतंत्रता के हमारे लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और जी। उसे अक्षुण्य रखें। जी। देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जी। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। जी। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जी। जब हम इस तरीके की ऐसी चीजों को जी। अपने अंदर धारण करेंगे और उनको जमीनी स्तर पर लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत आने वाले 100 सालों में वाकई में ही विकसित होगा। बहुत अच्छे। और ये मैंने देखा भी है कि हमारे संविधान के अंदर अगर कोई चीज दी गई है तो उसका बहुत ही महत्व है, लेकिन हम उस संविधान की उस प्रस्तावना पर, उन मौलिक कर्तव्यों पर नहीं पहुंच रहे। हम सिर्फ अपनी बेसिक नीडें पूरी कर रहे हैं, जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, जिनसे हमें आनंद मिल रहा है, सिर्फ उनको पूरा कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं तो भारतवर्ष को वाकई में बहुत जल्द से जल्द 2050 तक तो निश्चित तौर पर विकसित देखना चाहता हूँ जी। लेकिन उसके लिए हमें अपने संविधान को दोबारा से थोड़ा इसके प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा, अपने मौलिक कर्तव्यों को समझना पड़ेगा, भारत की प्रस्तावना क्या है, संविधान किस लिए बनाया गया है, क्या क्या इसकी भूमिका हमारे लिए है देश में, वो समझनी होगी। विकास भाई, जैसे आपका हर साल एक एम होता है, जैसे कि 2024 में आपका हर घर कलम हर हाथ कलम, तो आप 25 का क्या एजेंडा है आपका? देखो, 25 का मैंने आपको बता दिया था और आज फिर इस कैमरा के सामने बता देता हूं कि मेरा जब 2020 में मैंने मिशन की शुरुआत करी थी तो मुझे 21 के बारे में ये नहीं पता था कि आप 21 में करोगे क्या। लेकिन मैंने देखा कि पहले पर्यावरण जागरूकता अभियान चला जी, फिर ब्लड डोनेशन रक्त अभियान चला, उसके बाद में त्रिवेणी रोपण चला, उसके बाद में हर हाथ कलम चला। तो मैं देख रहा था कि यार देखा जाए तो मैं पहुंचा फिर मंत्रालय जी, भारत सरकार के मंत्रालय होते हैं। अब मंत्रालय कैसे, जैसे शिक्षा विभाग जी, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, ये सब मंत्रालय ही होते हैं जी, जैसे पर्यावरण मंत्रालय।
तो मैंने देखा कि मिशन अगर चलाना ही है तो आपके पास तो मंत्रालय इतने कि अगर इन पे भी लग जाओ तो स्वास्थ्य मंत्रालय। जी तो मेरे दिमाग से ये निकल गया कि अगली बार क्या एजेंडा है। जी तो मैं इस बात से सेट हो गया कि भाई एजेंडे बहुत है, करने वाला चाहिए। जी लेकिन सही मायने में तो ये बताऊं कि मैंने 4 साल मिशन पूरा चलाया। उसके बाद में सही मैंने देखा आपका टाइटल जी सकारात्मक विकसित भारत अभियान। तो मैंने शुरू में जनवरी में ही ये आह्वान कर दिया था आपके साथ मिलकर कि मुझे जो अब काम करना है वो विकसित भारत पर करना है जी और आपके साथ करना है। तो मेरा मिशन तो अब ये है कि आपके साथ होकर मैं विकसित भारत में कितना सहयोग दे सकता हूँ। इसके लिए ये मेरा सौभाग्य की बात है कि आप जैसे व्यक्ति इस समाज के लिए ऐसे समर्पित हैं और कहीं ना कहीं मैं आपके साथ में थोड़ी सी इस विकसित भारत के लिए सहयोग करूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब तो मेरा मिशन 2025 में सकारात्मक विकसित भारत अभियान ही चल रहा है आपके साथ में। जी आगे और निश्चित होंगे, जब हम इस मिशन में कामयाब होंगे तो आगे भी और मिशन लाते रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, सकारात्मक विकसित भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो साल 2050 तक सभी नागरिकों, देश के सभी नागरिकों, सभी घरों तक संविधान को पहुंचाना है। ये सपन हमारे नहीं बल्कि ये सपन उन लोगों के हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। ये सपन उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, उन तमाम जनसंख्या के हैं जब हम आजाद हुए थे। उनको पूरा कर लें हम, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और कुछ मैसेज देना चाहते हैं समाज को तो आप दीजिए। मेरा कहना एक और है कि अभी तक हमने बहुत पहलुओं पे बात करी, लेकिन इसके साथ साथ में हमें एक चीज पूरे भारतवर्ष में अपना लेनी चाहिए जी कि व्यक्ति पूरे जीवन में लगा रहता है हर चीज को करने में जी, लेकिन हम उसको एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर पाते जी जैसे हमने देखा है कि अभी तक जो हमारा समाज, दुनिया, ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है जी ये कहीं ना कहीं एक से दूसरे को देता है। जी जैसे प्रकृति है, अगर आज हम पानी दे रहे हैं पेड़ को तो कल को वो हमें छांव देता है। जी तो ये एक चैन चलती आ रही थी। जी लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमने जो हमारे बुजुर्गों ने हमें चैन दी थी उससे हम थोड़ा वंचित हो रहे हैं जी क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति निष्ठा बहुत थी। वो हर चीज को समझते थे, पानी का महत्व समझते थे, पेड़ों का महत्व समझते थे, परिवार का महत्व समझते थे। और आज के आधुनिक युग में हमने तरक्की तो की है लेकिन इस आधुनिक युग में हम मानवतावाद, हम समाजवाद, हम परिवारवाद, इन सब चीजों से परे होते जा रहे हैं। जी तो इसके बारे में अब हमारे बुजुर्ग नहीं सोचेंगे, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को सोचना पड़ेगा, सोचना होगा। इसके लिए मेरा एक ही मानना है कि आप सरकार पर सारी जिम्मेदारियां ना छोड़ते हुए छोटी छोटी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां खुद से लीजिए। ज्यादा नहीं तो 100% में से 10%, 5% इस भारतवर्ष के लिए काम करें ताकि हम भी, और आप देख रहे हो कि विदेशी देशों को देख लो, उनके कंपेयर में खड़े हो जाएं। नहीं तो 100 साल तो हमें हो ही जाएंगे आजाद हुए, उससे भी सदियों चली जाएगी फिर भी कोई वास्तविकता नहीं आएगी। तो मेरा यही संदेश है कि भाई व्यक्तिगत हमें कुछ ना कुछ करके समाज में आना चाहिए और इन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। विकास भाई का जो मैसेज है, स्वार्थ को छोड़ते हुए जितनी जरूरत है जीवन जीविका जीने के लिए उतना सब करेंगे, पर उससे ऊपर आपको फिर से एक बार आजाद होना है। जैसे हम 1947 में आजाद हुए थे, फिर से हमें आजादी चाहिए शिक्षा के तौर पर, समानता के तौर पर, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है उनके सपनों को पूरा करने के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा इस बड़ी चर्चा में। दिनेश भाई, मैं ये निश्चित चाहता हूं कि हमारी जो ये सकारात्मक विकसित भारत अभियान है ये हर व्यक्ति इसमें अपनी आहुति दे और इस भारतवर्ष को वाकई में एक विकसित भारतवर्ष बनाए। धन्यवाद।